नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हुआ प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं खबरों की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। रेस्टोरेंट की आड़ में कर रहे थे हुक्का बार का संचालन, नगर निगम की टीम ने दी दबिश, 3 हुक्का बार को किया सील। पावर हाउस चौक स्थित राहगीरों की प्यास बुझाता जल कलश केवल नाम का रह गया शेष, स्थापना के बाद कुछ ही महीनों तक रहा उपयोगी। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा जिले के ग्राम चोरभट्टी में किया डेयरी पॉलिटेक्निक का शुभारंभ, प्रथम बैच में 11 छात्र छात्राओं ने किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। राहगीरों की प्यास बुझाने पावर हाउस में लगाया गया जल कलश रखरखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो चुका है। जल कलश को दूर से देखकर प्यास बुझाने इसके पास पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। पूर्व सांसद और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे द्वारा पावर हाउस चौक में जल कलश का निर्माण कराया गया था। स्थापित होने के बाद कुछ महीनों तक यह जल कलश ठंडे पानी से लोगों की प्यास बुझाता रहा, लेकिन रख रखाव के अभाव में जल कलश अब केवल नाम का ही शेष रह गया है। यह पूरी तरह से जर्जर होने की कगार पर पहुंच चुका है। पावर हाउस चौक से गुजरते प्यासे राहगीर जल कलश को देखकर ठहरते जरूर हैं, लेकिन इनके पास जाने पर लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। ये राजराजेश्वरी मंदिर के पास में फ्रीजर लगा हुआ है, जो श्री सरोज पांडे जी जब सांसद थी भिलाई दुर्ग की, उनके निर्माण में किया गया था। इसका निर्माण करीब मुश्किल से 3-4 महीने ही इसका पब्लिक उपयोग कर पाई। इसके बाद से फ्रीजर ऐसे का ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। मेरा सरकार से और शासन प्रशासन से तथा भिलाई नगर निगम से निवेदन है कि इसका पुनः रिपेयरिंग करवा के आम जनता तथा मंदिर में आए हुए भक्तजनों को एक गर्मी के मौसम को देखते हुए एक ठंडे पेयजल जो बना हुआ था उसका फिर से शुभारम्भ किया जाए। 3-4 साल करीब हो गया इसको, बाकी अभी यूज नहीं हुआ। फ्रीजर वगैरह पूरा इसमें लगा हुआ है। पावर हाउस चौक में है, पब्लिक को आना जाना जल्दी रहता ही है, बराबर रहता है। अभी तो अच्छा है, गर्मी आने वाला है, चालू हो जाए तो अच्छी बात है। सरोज पांडे ने उन्हीं ने उसको उद्घाटन किए थे, उन्हीं ने लगवाए थे। अभी आप क्या चाहते हैं, चालू होना चाहिए? चालू हो जाए तो अति सुंदर रहेगा। चौक में है, पावर हाउस चौक में है, चालू हो जाए तो बढ़िया रहेगा। गर्मी का मौसम है। नगर निगम प्रशासन ने जल कलश के संधारण को लेकर उदासीनता बरतते हुए इसे उपेक्षित छोड़ दिया है। जल कलश का संधारण कर अब भी इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सेठ बद्रीनाथ खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्राओं अध्यापकों द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। सेठ बद्रीनाथ खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र प्राध्यापकों द्वारा सामुदायिक कार्य के तहत दुर्ग के विभिन्न विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। इसके तहत महात्मा गांधी स्कूल, आदर्श नगर कन्याशाला और अन्य स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को आवश्यक सामग्रियां, पेन, पेंसिल, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क इत्यादि वितरण भी किया गया। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेज सभी ऑनलाइन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सभी को अपने प्रति जागरूक रहते हुए बचने और बचाने को लेकर सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। इसके तहत बद्रीनाथ खंडेलवाल महाविद्यालय की बीएड प्रथम सेमेस्टर अध्यापकों द्वारा कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता लाने बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में कार्य प्रभारी अर्चना सड़ंगी, क्रीड़ा प्रभारी भावना दुबे और बीएड की छात्र अध्यापकों द्वारा यह कार्य संपादित किया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रभारी ने अपनी बातें रखी। हम लोग सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय की छात्राएं हैं, बीएड फर्स्ट सेम की। हम लोग यहाँ पे सामुदायिक कार्य करने हेतु समक्ष प्रस्तुत हैं और हम लोग यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के लिए अग्रसर, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु और कोरोना काल से लड़ने हेतु किस प्रकार के चांस लेने चाहिए, इस ओर हम इनको मोटिवेट करने आए हैं। और क्या कर रहे हैं साथ में?
साथ में हम इनकी शिक्षा के प्रति जितना सहयोग कर सकते हैं, जैसे क्लास को सफाई रखने के लिए डस्टबिन वगैरह, या इनको सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र बॉटल, हैंड वॉश वगैरह ये सब प्रस्तुत करने की कोशिश की। हमारे तरफ से जितना सहयोग हो सके हमने किया। शिक्षित करेंगे कि अभी जो कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उसमें पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्कूल आना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स और परीक्षा दिलाना ऑफलाइन वो बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, बीमारी से डर के घर में नहीं रहना है, इसके लिए वो उनको एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। मास्क व सैनिटाइज़र बच्चों में वितरित कर रहे हैं, बाल्टी, मग्गा, डस्टबिन, ये क्लास में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पेन, पेंसिल, जैसा कि बहुत सारे बच्चे अभी इन सब कॉपी पुस्तक ये सब अप्रोच से दूर हैं किसी कारणों से, तो ये छोटी मोटी सामग्रियाँ बच्चों में वितरित करके ये अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। निजीकरण के विरोध में दुर्ग के भारतीय जीवन बीमा बैंक में काम बंद कर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे भारत वर्ष में सभी वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बैंक का काम बंद कर 1 दिवसीय हड़ताल का निजीकरण का विरोध किया है। इसी कड़ी में दुर्ग के पद्मनापुर स्थित भारतीय जीवन बीमा कार्यालय पूरी तरह से बंद रहा, जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी केंद्र सरकार की निजीकरण की पॉलिसी का विरोध प्रकट कर हड़ताल में बैठे नजर आए। इस संबंध में बैंक के अधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। ये वर्तमान जो भाजपा नीति सरकार जो अपने निजीकरण के मुद्दे पर बड़ी तेजी से चल रही है, इस निजीकरण का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे निचले तबके को हो रहा है, क्योंकि हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं, यहाँ के कर्मचारी, और यहाँ पर जो IPO की ये मांग कर रहे हैं, इस IPO की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस संस्थान से सरकार को बिना किसी प्रयास के, बगैर ब्याज के तमाम इनकी नीतियों के लिए राशि जो चाहिए रहती है इनको हमेशा हर वर्ष लगातार करोड़ों में मिलती रहती है। इनकी सरकार ने तो 15 लाख रुपए देने की भी बात करी थी, क्या हुआ 6 साल बाद? इनकी बात पर हम विश्वास कैसे करें? ये कहते कुछ है करते कुछ, इनकी कथनी करनी में दूसरे ही दिन अंतर समझ में आने लगता है, इसलिए इनकी बात पर विश्वास कैसे करें? आज तक कितने 2014 से लेकर आज तक इस सरकार ने जो भी काम किए, जब भी उन्होंने किसी अच्छी बात को करने की कहा है, उसके दूसरे दिन ठीक उसके विपरीत उन्होंने अपना स्वभाव दिखाया। इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। इसमें हमारा लंबित वेतन पुनर्निर्धारण जो ड्यू है उसको लेकर के, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की बढ़ोतरी जो 74% करने का सरकार का प्रस्ताव है उसके विरोध में, और LIC में जो IPO आ रहा है पब्लिक ऑफर, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर सरकार के साथ बहुत लंबी बातचीत भी चली है। हमने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को ज्ञापन भी सौंपा है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि LIC के निजीकरण और विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को तुरंत बंद करके इस प्रस्ताव को वापस लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ACC जामुल सीमेंट कंपनी के ठेका कर्मचारियों की मांग को पूरा करने को लेकर नगर पालिका परिषद जामुल की पूर्व अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। साथ ही सरोजनी चंद्राकर से छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सीमेंट कर्मचारी संघ के पूर्व पदाधिकारियों के इस्तीफा नहीं देने पर नाराजगी जताई है। पूर्व के पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा नहीं देने की वजह से नई कार्यकारिणी ने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। साथ ही ACC के पैकिंग हाउस में कार्यरत कर्मियों को समान वेतन देने की मांग ACC प्रबंधन से की गई है। पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। ACC में लगातार बहुत दिनों से जो प्रगतिशील कर्मचारी संघ के जो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं, इन लोगों की मांग है कि जो पुराने लोग जो है इस्तीफा देना था, इस्तीफा इन लोग देते तो इनका रजिस्ट्रेशन होता, और कुछ लोग जो पैकिंग हाउस में काम कर रहे थे उनका पेमेंट बढ़ गया, लेकिन बहुत लोगों का पेमेंट नहीं बढ़ा, वैसी के वैसी रहा। तो इन लोगों की मांग है कि सभी को समान वेतन दिया जाए। और व्हाट्सएप में आज ये दिया गया है कि सहयोग करें, है ना। धनंजय शर्मा जी ने इसमें लिखा है व्हाट्सएप में कि जो हमारा सहयोग करें, है ना। तो हम सहयोग के लिए आए हैं कि भाई कहाँ आपकी मांग कहाँ रखनी है, कहाँ पर हम रख सकते हैं,
बात को बताइए। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और सारे मजदूर भाइयों के साथ हम लोग हैं। इन लोग जब इस्तीफा देंगे तब इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, प्रगतिशील वालों का। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन लोग अपनी जायज़ मांगे को ACC मैनेजमेंट का पास रख सकेंगे। तो अभी आप किन से चर्चा करने जा रही हैं मैडम? मैं अभी ACC के मैनेजमेंट से चर्चा करूंगी कि इन लोगों की क्या मांगे हैं, जो कहाँ तक हम इसको पूरा किया जा सकता है। जो जायज़ मांगे हैं मजदूर भाइयों के, उसके लिए हम तत्पर हैं और बिल्कुल तैयार हैं। आपकी मांगों के पीछे हम लोग खड़े हैं। जो कहना रहेगा, जो जहाँ पर जाना रहेगा, उसमें हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने गुरुवार को चोर भट्टी में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत डेयरी पॉलिटेक्निक चोर भट्टी बेमेतरा का शुभारंभ किया। डेयरी टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक बेमेतरा के प्रथम बैच में 11 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमने अपने ही घर में डेयरी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का शुभारंभ किया, जो दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पॉलिटेक्निक प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में दुग्ध संयंत्रों के परिचालन करने और दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए उद्यमी तैयार करने में यह पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना को ग्रामीण उद्योग केंद्र के रूप में विकसित करने में डेयरी डिप्लोमा के छात्र भविष्य में विशेष योगदान देंगे। जिले में महाविद्यालय खुलने से यहाँ के स्थानीय विद्यार्थी डेयरी के क्षेत्र में अपना ज्ञान अर्जित करेंगे और आने वाले समय में आत्मनिर्भर होकर जिले में दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करेंगे। बेमेतरा जिले में जितना दूध का उत्पादन होगा, सबका उपयोग होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर विधायक छाबड़ा ने कैबिनेट मंत्री को पॉलिटेक्निक के शुभारंभ के लिए धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया और कहा कि जिले में डेयरी पॉलिटेक्निक का खुलना हमारे लिए गौरव की बात है। इससे जिले के स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के लिए लाभ मिलेगा। बेमेतरा में आज एक नया इंस्टीट्यूशन डेयरी टेक्नोलॉजी पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का शुभारंभ किया गया। हम सब लोग उपस्थित थे। विशेष रूप से आदरणीय विधायक जी को इसकी बधाई भी दूंगा और श्रेय भी दूंगा कि उनके प्रयासों से संपन्न हो पाया। हालांकि कोरोना के चलते जो एडमिशन है, हमने 30 सीट की अनुमति दी है, ये पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। आने वाले समय में ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कोर सेक्टर है विकास का, डेयरी है, फिशरी है, पोल्ट्री है, पोल्ट्री है, तो उसका विकास करना भी ज़रूरी है। और ये ऐसे कॉलेजेस हैं, वोकेशनल कोर्स है, यहाँ से निकलने वाला बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। उनको प्लेसमेंट भी मिलेगी, उनको स्वयं रोजगार करने की भी बड़ी उनको अवसर मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे बेमेतरा के लिए बहुत आवश्यक था और उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। इस अवसर पर विधायक बेमेतरा आशीष कुमार छाबड़ा, कलेक्टर शिव अनंत तायल, कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, अधिष्ठाता दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर के डॉक्टर AK त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, CCTV कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और KG कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम की टीम ने नेहरू नगर में एक और सूर्या मॉल में संचालित हो रहे 2 हुक्का बार में दबिश देकर सील करने की कार्रवाई की। इन हुक्का बारों में हुक्का का कश लगाते नाबालिग निगम की टीम को मिले। पूरी कार्रवाई नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में की गई। शहर की पॉश कॉलोनी नेहरू नगर में रेस्टोरेंट की आड़ में हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर नगर निगम की टीम ने जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी के नेतृत्व में हुक्का बारों में दबिश देकर उसे सील करने की कार्रवाई की। इन हुक्का बारों में नाबालिग भी कश लगा रहे थे।
टीम द्वारा नेहरू नगर केपीएस चौक के पास स्थित द हवेली और सूर्या मॉल में स्थित ब्लैक जैक एवं मोक्ष नाम के हुक्का बारों पर सील करने की कार्रवाई करते हुए सामानों का पंचनामा बनाया गया। भिलाई के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर कई हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नेहरू नगर क्षेत्र में काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी हुक्का बार के खिलाफ कि हुक्का बार संचालित किया जा रहा है, देर रात तक शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं। और दूसरी बात यह है कि नाबालिगों के प्रवेश की बात सामने आई थी, जिसको देखते हुए निगम की टीम ने हुक्का बार पर कार्रवाई की है। 3 हुक्का बार, एक मोक्ष और ब्लैक जैक और नेहरू नगर क्षेत्र के द हवेली, इन पे काफ़ी हुक्का बार से संबंधित सामग्री जब्त की गई है, जिसको सील कर दिया गया है। यह तीनों जो है रेस्टोरेंट के आड़ में हुक्का बार संचालित कर रहे थे, जिसको सील करने की कार्रवाई नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा की गई है, जिसमें जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रणी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली की टीम ने इनके नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई है। और कई नाबालिग जो है वो हुक्का का कस लगाते हुए रेस्टोरेंट में मिले। कई लोग बिना मास्क के खाने के लिए आए थे, हुक्का बार का सेवन के लिए आए थे, जिनसे जुर्माना भी वसूल किया गया है। यदि हुक्का बार की गतिविधियां इस प्रकार संचालित रही तो नगर निगम प्रशासन जो है आगे भी इसी तरह की कार्रवाई करते रहे। नगर निगम के इस छापामार कार्रवाई की जानकारी केवल टीम को लीड करने वाले अधिकारियों को ही थी। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई कर यहां बिना मास्क लगाए बैठे लोगों से भी जुर्माना वसूला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कुरान पाक पर गलत टिप्पणी करने वाले वसीम रिजवी के खिलाफ दुर्ग के मुस्लिम समाज ने आक्रोश व्यक्त कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। एक तरफ पूरा देश इस समय कोरोना का दंश झेल रहा है, वहीं कुछ अपवाद वाले लोगों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते उत्तर प्रदेश के वसीम रिजवी द्वारा भी मुस्लिम कौम की आस्था पर ठेस पहुंचाते हुए टिप्पणी की गई, जिससे पूरा देश का मुस्लिम समाज आक्रोशित होकर उसकी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के युवा मुस्लिम संगठन द्वारा दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धार्मिक भावनाएं भड़काकर सामाजिक उन्माद फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई, जिसमें शहर के मुफ्ती शाहनवाज अशरफी साहब, मौलाना मंसूर रजा साहब, मौलाना अताउल्लाह अशरफी साहब, हाफिज शकील अहमद अशरफी साहब, संगठन के अध्यक्ष शरीफ खान सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस संबंध में समाज के जिम्मेदारों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, दुर्ग शहर में युवा मुस्लिम संगठन की जानिब से आज वसीम रिजवी मुर्तद के खिलाफ जो उसने बकवास की है धार्मिक इस्लाम की किताब है कुरान शरीफ, उसके एहतजाज में हम यहाँ हाजिर हुए हैं और उसके खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं। उसने लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई है और उसने देश की भाईचारगी और अमन मोहब्बत को ठेस पहुँचाई है और वो देश में फसाद फैलाना चाहता है। इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि उसके लिए FIR दर्ज हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। रिजवी ने जिसके ऊपर CBI का मुकदमा चल रहा है, जब वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था तब जमीन घोटाले का उसके ऊपर आरोप है, वक्फ बोर्ड के घोटाले का जिसके ऊपर आरोप है, उसने अपने आप को बचने के लिए जो है देश के अंदर अशांति पैदा करने के लिए मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक जो मुद्दा हमेशा से चलता है कि धार्मिक मुद्दे को भड़का दो और वोट की राजनीति करो, उसी के तहत इसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। अगर कुरान शरीफ के अंदर कोई भी गलती होती तो बड़े बड़े मौलाना आलिम पूरे देश, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में मौजूद हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ के एक एक हरूफ का जिनको मर्तबा मालूम है, जिनको उसकी मीनिंग मालूम है, उन्होंने आज तक इसमें कोई आपत्ति नहीं किया। एक ऐसा आदमी जिसको कुरान शरीफ जिसके आप देखने से समझ में आ जाएगा कि ना वो मुसलमान दिखता है ना उसके अंदर कोई इस्लाम की कोई चीज़ दिखती है, वो ऐसा जाके सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मकसद उसका एक ही है कि कैसे भी करके जो है ना वो आराम पैदा करना। इसलिए ऐसे आदमी के जेल के अंदर होना चाहिए, समाज में रहने का इस आदमी का हक है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पाटन विधानसभा के ग्राम बठेना में हुई अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की
संदेहास्पद मृत्यु को लेकर भाजपा शहर मंडलों द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संयुक्त रूप से पुतला दहन किया गया। ग्राम बठेना के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर दुर्ग में मंडल स्तर पर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर, दुर्ग जिला भाजपा मीडिया प्रभारी KS चौहान, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जो बैठना में 5 निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से उनकी संदेहास्पद मौत हुई है, यह एक जांच का विषय है। कर्ज, ऐसा क्या कर्ज हो गया, उनके अंदर कर्ज की ऐसी क्या परेशानी, आर्थिक परेशानी आ गई, ये एक निष्पक्ष जांच सरकार से हमारी मांग है। ऐसे एक परिवार के 5 लोगों का इस प्रकार का मौत एक सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पे, सभी मंडल स्तर पे, सभी जगह पे एक साथ आज पुतला दहन का कार्यक्रम था। यह एक सरकार के खिलाफ जनता का जन आक्रोश था और जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चा, सभी जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, सभी लोग इसमें शामिल थे। साल में ये तीसरी घटना है। पहले अभनपुर, फिर कुरमड़ा, अब बैठना। ये एक पुतला दहन नहीं है, ये लचर सरकार के विरुद्ध आम जनता की आवाज़ है, चेतना है, एक चेतावनी कि आप सुधर जाइए। एक उम्र बीत जाती है वजूद बनाने में, जनता समय नहीं लगाती हस्तियाँ मिटाने में, तो आप सुधर जाएं और सही जांच करें। 10-12 दिन हो गया है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। बठेना पाटन विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिसमें सतनामी समाज के 5 व्यक्तियों की संदेहप्रद मौत हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी के वो विधानसभा क्षेत्र है। 10-12 दिन बीतने के बाद भी अभी तक वहाँ ऐसा कोई भी जांच नहीं हुआ है, जिसके कारण से लोगों को वहाँ डर का माहौल बना हुआ है। और उस विषय को लेकर अनुसूचित जाति मोर्चा आज चारों मंडलों के साथ भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। बेमेतरा के जय स्तंभ चौक में बने सूर्य नमस्कार के पुतले को PWD विभाग ने सही तरीके से नहीं लगाया। 37 लाख की लागत से बने योगा के पुतले को उल्टा सीधा दर्शाया गया है। यह अपने आप में PWD विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता को साबित करता है। निर्माण विभाग के द्वारा लगभग 37 लाख रुपए की बजट से ये सूर्य नमस्कार चौक का निर्माण किया गया है, जिसमें मूर्तियों का हेर फेर होना, आगे पीछे होना, ये एक गलत मैसेज समाज को दर्शाता है और एक बहुत बड़ी लापरवाही का लोक निर्माण विभाग की ओर से इसे हम लोग बहुत बड़ी लापरवाही भी मान सकते हैं। और इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद भी इसका उद्घाटन किया गया है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से गृह मंत्री, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सभी ने मिलकर इसका लोकार्पण किया और इसका उद्घाटन भी किया। बिना मास्क वाहनों का परिचालन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान निगम की टीम द्वारा आकाशगंगा सुपेला में एक पिकअप वाहन को रोका गया। वाहन में सवार किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था, जिस पर इनसे 2000 रुपए का जुर्माना वसूल कर सभी को मास्क दिया गया। इसके अलावा निगम की टीम द्वारा आकाशगंगा सहित अन्य क्षेत्रों में बिना मास्क लगाए आवागमन कर रहे लोगों से जुर्माना वसूला गया। अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। Verneto Cooler Products by Goel Self and Fataka Powerhouse Jawahar Market Bhilai. Mobile number 700193 or 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी, ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं।
दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शिवसेना छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में राज्य के किसानों और बेरोजगार युवाओं की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर राज्य व केंद्र की सरकार के विरोध में बेरोजगार किसान मोर्चा रैली निकाली गई। यह मोर्चा महाराष्ट्र राज्य के देवरी तालुका से राजनांदगांव होते हुए दुर्ग भिलाई होकर राजधानी में समाप्त हुआ। मोर्चा के दूसरे चरण में आज मुंगेली जिला से आरंभ होकर कवर्धा होते हुए न्यायधानी बिलासपुर में समाप्त होगा। दूसरे चरण में आज सुबह 10 बजे पूजा अर्चना के साथ यह प्रारंभ हुआ। रैली बेमेतरा मुख्यालय के मुख्य मार्ग, चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा करते हुए आगे कवर्धा की ओर रवाना होगी। नुक्कड़ सभा के माध्यम से स्थानीय उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार की मांग
सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटि के बीज और खाद, गिरदावरी और मेट के नाम पर कटौती समाप्त करने जैसी अनेक मांग किसानों के साथ त्वरित न्याय, गौ माता प्रकरण पर हत्या का अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से शिवसेना अध्यक्षों के नेतृत्व में शिव सैनिक काफी संख्या में उपस्थित थे। हम लोग के बेरोजगार किसान मोर्चा द्वितीय है, जो बेमेतरा से लेके कवर्धा से लेके मुंगेली से होते हुए बिलासपुर जाके खत्म होगा परसों रात तक। और ये मोर्चे हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बेरोजगारों का छत्तीसगढ़ के अंदर में प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और किसानों की समस्या का भी निवारण कहीं पर हो नहीं रहा है। कहीं पानी मिलता है, कहीं नहीं मिलता है और लगातार वही बेचने खरीदने को लेके हाथियों का जो दबाव है वही सब लगातार चोरी उसमें चल रही है। हमने सरकार से ये डिमांड, हमारी एक डिमांड और है कि जो गौ हत्या छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में गौवंश यहाँ से जाता है, जो बाहर जाता है, कटता है, हमारी सरकार से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आने वाले सत्र पर इसके खिलाफ कानून बनाया जाए और गौ हत्या पर तत्काल पाबंदी लगा के 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की ये जो कानून है इसको पारित किया जाए। इसके लिए हम लोगों का ये संघर्ष बेरोजगार किसान मोर्चा लगातार सेकंड चरण का हमारा जारी है। भैया, एक आपने बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में गौ मांस बेचता है, सीधा आरोप आपने लगाया है इस पर क्या बोलेंगे, कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने तो रुकवाया भी है और रुकवाने के बाद हम लोगों ने शासन के कई सारे, नाम नहीं बताऊंगा, कई सारे मंत्री महोदयों को भी खबर किया, उन लोगों ने भी सहयोग किया और तुरंत उस आटो को और फलानी चीजों को बंद कराया। ये हमारी जानकारी में और हमने खुद बोला, इसलिए मैं आपको इतने दावे से बात बोल रहा हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अपना पार्षद बनाने और महापौर बनाने को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं पार्षद पद के दावेदारों ने भी टिकट सुनिश्चित करने वरिष्ठों के आवासों में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों, प्रत्याशी चयन के मापदंडों सहित अन्य विषयों को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे ग्रैंड न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी से आज हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, विशेषकर आगामी दिनों में संपन्न होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जिम्मेदारियां, विभिन्न वार्डों से खड़े किए जा रहे बीजेपी के पार्षदों की प्रगति, इन तमाम मुद्दों के साथ ही विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। राकेश पांडे जी, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आगामी दिनों में जो नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, चाहे भिलाई नगर निगम की बात की जाए, चाहे रिसाली नगर निगम की, क्या लगता है इस बार शहर सरकार में बीजेपी का अपना महापौर काबिज होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के, प्रदेश के और स्थानीय मुद्दों के साथ में मैदान में रहती है और अभी बहुत निकट ही चुनाव हमारे सामने है नगरीय निकाय के। बेसिकली देखिए, ये चुनाव तो विकास के चुनाव हैं, मुद्दे विकास के होते हैं, वार्डों का विकास, शहर का, नगर का विकास। बेशक पूर्व में भी हमारे पार्षद काफी संख्या में चुन करके आए, हमारी परिषद भी चुन करके आई और लगातार विकास किया भी है, विकास की लड़ाइयां भी लड़ी हैं। उसी आधार पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव फतह करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, इस नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण का क्या मापदंड रहेगा? क्योंकि अभी देखा जा रहा, पिछले कई दिनों से हमारे संज्ञान में बातें आ रही कि इस बार युवा वर्ग चूंकि काफी सक्रिय दिख रहा है और जो अपने अपने संपर्कों के माध्यम से उनके द्वारा अपनी बातें टिकट को लेकर के अपने वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाई जा रही है। आपके पास भी इस संबंध में कई सारे आवेदन आए होंगे, तो आपको लगता नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की असंतोष की भावना उपजेगी? क्योंकि वरिष्ठ नेताओं का अपना एक कहना है और युवाओं का एक अपना कहना है, तो क्या लगता है आपको इस बार किसे प्राथमिकता दी जाएगी और टिकट वितरण का मुख्य रूप से मापदंड क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दिनांक तक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। निसंदेह हमारे कार्यकर्ता और विशेष करके युवा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, हमारी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, सभी चुनाव में भागीदारी निभाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहली प्रक्रिया ये होती है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो वार्डों से लेकर के जिलों तक के बना हुआ है,
उसमें विभिन्न मंडल होते हैं, मंडल के साथ में हमारा जिला होता है, जिला के अलावा हमारे वरिष्ठ नेतागण होते हैं। सब मिलकर के गुण दोष के आधार पर, जीतने की संभावनाओं के आधार पर टिकट का निर्धारण करते हैं और उसी प्रकार से भिलाई दुर्ग में भी होगा। जैसा कि स्वाभाविक है कि जो भी दावेदार है ना निगम चुनाव में, जो पूर्व से पहले से अपनी तैयारियों को काफी पुख्ता बनाए हुए हैं, तो टिकट उनका ऐसी स्थिति में टिकट कटने से कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को, इनके कार्यकर्ताओं की, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, हम लोग जब संगठन में काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं, तो अवसर की प्रतीक्षा सभी को होती है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी नगरीय निकाय के चुनाव की सुगबुगाहट हो रही है। बहुत से कार्यकर्ता हमारे लगातार संपर्क में हैं, मिलते भी रहते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि चुनना तो सिर्फ किसी एक को ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल अपना सिंबल देता है, अपना निशान देता है, कमल निशान देता है। तो आशा तो सभी को रहती है, और लेकिन समन्वय भी बनाया जाएगा, सबके साथ मिलजुल करके उस परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया जाएगा। राकेश जी, देखा जा रहा है चूंकि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ जोश की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब आक्रामक भूमिका में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में और आक्रामक विषय आक्रामक बनाते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता आक्रामक होकर के, विशेष करके अभी पिछले दिनों में महिलाओं के विषय में महिला मोर्चा का बहुत शानदार प्रदर्शन था। बहुत महिलाएं मिलकर के उसमें महिला समस्याओं के ऊपर, अस्मिता की बातों को लेकर के प्रदेश सरकार को उन्होंने घेरा। मेरा यह कहना था कि राजनीति में मुद्दे विशेष के आधार पर ही आक्रामकता बनती है, और निसंदेह जैसे ही जन सामान्य के मुद्दे हम लोगों के बीच में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको लेकर के जनता के बीच जरूर जाता है, और जा रहा है, लगातार जा रहा है। राकेश जी, ये चीज भी देखने आ रही है कि चूंकि आप आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, मूलभूत जैसे पानी, सड़क की बात कर ले, अपन पेयजल की बात कर ले, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को एक चाहिए। पूर्व में ये देखा जाता था कि बीजेपी कार्यकर्ता हालांकि अपने साथ अपने क्षेत्र के वार्डों के लोगों को लेकर अवश्य पहुंचते थे, लेकिन मात्र अधिकारियों को ज्ञापन सौंप करके, खाना पूर्ति करके घर बैठ जाते थे। इसके बाद उसका फॉलो अप लेने की जिम्मेदारी, मतलब कोई भाजपा चाहे पदाधिकारी कहें चाहे पार्षद हैं, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती कि इसका फॉलो अप क्या है, जनता को उसका लाभ मिला है कि नहीं। भाई देखिए, अभी तो राज्य सरकार के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। विपक्ष में रहने के कारण मॉनिटरिंग करना, सतत निगाह बनाए रखना, सरकार की असफलताओं को लगातार उजागर करना, ये एक विपक्ष की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस भूमिका को निभा रही है। हमारे यहाँ भी हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे देश के नेतागण, छत्तीसगढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं को लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता ज्वलंत मुद्दों को लेकर के लगातार सक्रिय है, सड़क पर भी है और विधानसभा में भी हमारे विधायकगण सभी लोग मिलकर के जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि आपका कहना है कि बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, सवाल अगर राकेश जी यहाँ पे यह उठता है कि इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि शहरी सरकार में मात्र बीजेपी का महापौर एक ही बार काबिज हुआ है, लगातार कांग्रेस के महापौर बनते हैं, आप लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद भी आप क्या वजह मानते हैं कि शहर सरकार में बीजेपी का महापौर काबिज नहीं हो पाता? देखिए, मुद्दे हमेशा अलग अलग होते हैं। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और हमारी नगरीय निकाय जो सरकार होती है, हमारी शहरी सरकार जो होती है, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, हम जब पार्षदों के टिकट का वितरण करते हैं, हम जब अपने प्रत्याशी बनाते हैं, तो शहर की जनता कई बार विशेष तौर पे हमारे जो प्रत्याशी होते हैं उनको लेकर के भी कई बार अपनी राय बनाती है। कहीं न कहीं आप जो कहना है बिल्कुल सच बात है कि महापौर भिलाई में हमारा महापौर चुनाव
3 बार हुए और हमारा महापौर उसमें 1 बार रहे, हमारे माननीय वसीम जी महापौर रहे उस समय। लेकिन इस बार हम सब जोर शोर के साथ में हमारे नगरीय सत्ता को मजबूत करेंगे, महापौर हमारा बनेंगे। भिलाई निगम के अलावा अगर अपन रिसाली निगम की बात करें तो वहाँ पे राकेश जी पूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं की गतिविधियां शून्य नजर आ रही हैं। विशेषकर रिसाली निगम क्षेत्र में रिसाली निगम का गठन होने के बाद भी जो क्रियाकलाप आम जनता के बीच जो पूर्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी देखी जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी नजर आती है। इसके पीछे आपका क्या मानना है? देखिए क्या है, वहाँ पर रिसाली 12 वार्डों को लेकर के एक नगर निगम बना, वहाँ पे आज 40 वार्ड हैं, वार्डों का विभाजन हो गया है। लेकिन वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं और हर वार्डों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही हैं, महिला मोर्चा की बैठकें हो रही हैं, युवा मोर्चा की बैठकें हो रही हैं और लगातार हमारे कार्यकर्ता संपर्क में। हम तो पूरी आशा के साथ में रिसाली नगर निगम को जीतेंगे, इस बार हमारा महापौर बनेगा। वहाँ बहुत उत्साह है, जनता का सहयोग भी है। निकाय चुनाव को अगर अपन छोड़ के केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हुई है। आम जनता विशेष वर्ग इस बढ़ोतरी की वजह से लगातार परेशान हो रहा है। इसमें आप घरेलू गैस की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, सभी चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी का उसकी नाराजगी का सामना, आम लोगों की जो नाराजगी है पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी को लेकर, उससे उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ने की आपको उम्मीद है इस चुनाव में? देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं, विशेष करके पेट्रोल जो है, गैस, ये वैश्विक बाजार के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और उसी प्रकार से मूल्यों का बढ़ना और घटना होता है। इस समय पूरे देश में कोरोना काल के बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसके कारण पूरे विश्व में अभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं और ये बात हमारे देश की जनता जानती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है कि मूल्य कब बढ़ रहे हैं और कब घट रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वादों के साथ में हमारी सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया था और विशेष करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार का जब निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, तो किसानों का उनको बहुत बड़ा समर्थन था। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में किसानों के, चाहे वह धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे बोनस की बात हो, बहुत जगह पे अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। तो मूल्यांकन करने का आधार यही है कि जिस किसान ने इतने विश्वास के साथ में हमारे प्रदेश की सरकार को सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, निसंदेह उनकी आशाओं पे कहाँ खरे उतर पा रहे हैं। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में धीरे धीरे शराबबंदी की बातें कही थी और वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रदेश की लगभग 662 शराब दुकानों को प्रदेश सरकार द्वारा बंद नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आपका क्या कहना पड़ेगा? देखिए, शराबबंदी तो कांग्रेस सरकार का वादा था, हमारे छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के लिए उनका एक वादा था और बहुत लुभावना नारा था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शराबबंदी होनी चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को इससे निजात मिलनी चाहिए, बहुत परिवार प्रभावित होते हैं। लेकिन अभी बीच में भी कुछ हमारे नेतागणों ने बात करी थी, तो यह वर्षन आया था कांग्रेस की तरफ से कि भाई ये तो हम वादे 5 साल में पूरा करने की बात किए थे। तो आधा कार्यकाल तो हो गया है, हो सकता है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकार अपने वादों पर खरा उतर के और शराबबंदी करे और हमारी जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको राहत देगी। ये थे हमारे साथ राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिन्होंने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा की जा रही तमाम तैयारियों के साथ ही पार्षदों को चुनने की रणनीति के अलावा तमाम तरह की जानकारियां हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिया। अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि शहर सरकार में भाजपा का महापौर काबिज होता है
या कि कांग्रेस का। दर्शकों, हम अपनी इस खास पेशकश में आपको यूं ही शहर की तमाम हस्तियों, राजनीतिक सामाजिक हस्तियों से यूं ही अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। पर जाने से पहले आप सभी से एक अपील, कोरोना का कहर अभी भी गया नहीं है। बेहतर है सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, धन्यवाद।